Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together. प्रोग्राम ब्रीथ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अना मशकूर। ब्रीथ पाकिस्तान डॉन न्यूज़ की एक ऐसी काविश है जिसमें माहौलियाती आलूदगी के मसाइल को उजागर किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कराची के अवाम को रोज़ाना की बुनियाद पर कितने अक़साम की आलूदगी का सामना करना पड़ता है और इस हवाले से कितनी आगाही है। कराची की आलूदगी से मोटरसाइकिल सवारों को कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। गाड़ियों का पोल्यूशन बहुत है। हम लोग मैं बाइकें चलाता हूँ, तो बाइकें में ना ऑक्सीजन लेना, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मास्क लगाना लाजमी है उसमें। तो पोल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए जिससे पोल्यूशन खत्म हो। अच्छा, ये बताइए, जो शोर हो रहा है हमारे अतराफ़ में, ये भी एक तरह की आलूदगी होती है, इससे भी आप लोगों को चिड़चिड़ापन वगैरह महसूस होता है? हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि हॉर्न पाबंदी, बड़े हॉर्नों में पाबंदी लगाई जाए कि छोटे इलाकों में बड़े हॉर्न ना लगाए जाए। छोटे छोटे हॉर्न, हल्की आवाज़ वाले लाइट हॉर्न होने चाहिए ताकि बंदे को तकलीफ़ ना हो। अजियत होती है इससे कि सर में दर्द अलग हो जाता है, किसी का बीपी पेशेंट हो तो वो अलग मिजाज हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती है ऐसे। तो ना हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसमें थोड़ा एक्शन ले। आप बताइएगा, कराची में गुज़िश्ता 10 साल में क्या समझते हैं, आलूदगी बढ़ी है या कम हुई है, क्या वजह है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो क्लाइमेट की वजह से, वैसी इन्वायरमेंट बहुत तब्दील हो गई है कराची में, क्या पूरे पाकिस्तान में, किस वजह से। और कराची में तो आलूदगी बहुत हो गई है। अच्छा, ये तरक्याती काम भी चल रहे हैं, तो इसकी धूल मिट्टी से आपको नहीं लगता शहरी परेशान होते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत स्लो चल रहे हैं ये तरक्याती काम, और गंदगी बहुत है कराची के अंदर, बहुत ज़्यादा। जनाब, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, शहर में धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है, किस तरीके से मुतासिर करती है आपको? बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, इतनी मुतासिर करती है कि पीछे में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये सब चीज़ें हो जाती है इससे। तो आप क्या समझते हैं, कराची में पहले भी इतनी आलूदगी थी या पिछले गुज़िश्ता 10 साल में बढ़ गई हो? क्या वजह समझते हैं आप? ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। कराची इतना आलूदा होता जा रहा है, क्या यहाँ सांस लेना मुश्किल है आम इंसान के लिए, और ख़ासतौर पर बच्चों का क्या मुस्तकबिल देखती हैं आप? मुस्तकबिल तो तारीख ही है यहाँ पे पाकिस्तान में, इसके लिए आलूदगी तो बढ़ती जा रही है ना। जितना है कचरा है, डस्ट है, बढ़ता ही जा रहा है ना, कम होता ही नहीं है ना, इसकी वजह से तो आलूदगी बढ़ रही है। तो क्या आपको लगता है मास्क लगाना इसका हल है, या फिर सबको मास्क लगाना चाहिए, सफाई होनी चाहिए? नहीं, मास्क लगाना इसका हल नहीं है। मास्क लगाने से दम घुटता है हमारा। ये बताइएगा, आलूदगी से किस तरह से घरों में ख़वातीन भी मुतासिर होती हैं? आलूदगी से इसलिए कि आजकल कचरे बहुत चलाते हैं और मट्टी बहुत होती है, तो इसकी वजह से बच्चे भी बीमार होते हैं, लेडीज़ भी बीमार होती हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा शहर गंदा हो रहा है पूरा। अच्छा, ये बताइएगा, धूल मिट्टी आप लोगों को परेशान करती है, जगह जगह खुदाई हुई भी है, सांस के मसाइल भी हो रहे हैं? बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी, बच्चे बीमार, बड़े बीमार। अब हमारी उम्र है ये धूल मिट्टी खानी, क्या करें, मजबूरी खानी पड़ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोरोना हो तो मास्क लगाएं। जितना पोल्यूशन हमारे मुल्क में हो गया, और स्पेशली कराची भी अब उन शहरों में आ गया है जिसमें तकरीबन 10वें या 8वें नंबर पर पोल्यूशन हो रही है, तो अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है। दरख्त लगाए जाएँ, प्लांटेशन लगाए जाएँ, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है ना, बिल्कुल, उससे तो बहुत ही फ़र्क है। लेकिन हमारा तो है वो प्लांटेशन टूट रही है हर जगह पे, रोडों पे, और रोड नहीं बन रहे हैं, और रोड नहीं बनाने के चक्कर में खुदाई करके 5-5 साल हो गए ऐसे ही रोड पड़े रहते हैं, तो जाहिर बात है धूल मिट्टी बढ़ेगी। अगर लगेंगे पेड़ और पौधे तो पोल्यूशन सही होगा और टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, मेंटेन रहेगा, बारिशें सही तरीके से हो सकेंगी। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि हमारी ये जो आलूदगी की वजह से जो बीमारियाँ हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। एक वो जो हमारी सांस के साथ जो केमिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, फ्यूम्स, बैक्टीरिया और वायरसेस जाते हैं, वो करवाते हैं। निज़ाम तनफ़ुज़ हमारा जो सांस का सिस्टम है वो नाक से शुरू होकर फेफड़ों तक पाए तकमील होती है उसकी। दूसरा हमारा स्किन है, और इसके अलावा हमारी आँखें वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि हमें बार बार पलक झपकते हैं, आंसू बनते हैं कि वहाँ पर कोई चीज़ रुके ना। अब सांस के साथ जाने वाली क्या चीज़ हो सकती है, वो हो सकती है हमारे डस्ट पार्टिकल्स। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि घर के अंदर कभी कोई किरण आ रही हो तो आप उसके अंदर देखेंगे बहुत सारे पतंगे, बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें नाच रही होती हैं। अरे ये तो सबकी सब देख लेते हैं कि वो जा रहे हैं। अच्छा, इनकी वजह से एलर्जी हो सकती है, छींकें आ सकती हैं, गला ख़राब हो सकता है, लेकिन यही कुछ नहीं है।
इसके अलावा उसके अंदर मौजूद जो फ्यूम्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो भी तो इफ़ेक्ट करेंगे लंग्स को। आपके डस्ट पार्टिकल को नाक में किसी तरह से रोका जा सकता है कि अल्लाह ने वहाँ पर बाल दिए हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। लेकिन क्या बैक्टीरिया को रोक सकती है? वो नहीं रोक सकती। क्या वायरसेस को, क्या केमिकल्स जो उस फ़ज़ा के अंदर मौजूद हैं, जो जलने की वजह से, कूड़ा जलने की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से, या वायरसेस जो मौजूद हैं, इसकी वजह से हमारे निज़ाम तनफ़ुज़ जिसको कहा जाए, सांस की जो नालियाँ हैं और सांस का जो पैरेन्काइमा है नीचे, वो सारा का सारा इफ़ेक्ट होती है। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together. माहौल में शामिल धूल, मिट्टी और आलूदा ज़र्रात रोज़ाना की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी आने जाने वाले स्टूडेंट्स को भी मुतासिर करते हैं। इस हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स को पॉल्यूशन किस तरीके से मुतासिर करता है, ये आलूदगी किस तरह से स्टूडेंट्स पे असरअंदाज होती है? स्टूडेंट्स को लाइक उनकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है, एंड देन हेल्थ पे इफेक्ट होता है। लाइक वी हैव सीन के आजकल बच्चे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहे हैं, तो वो डायरेक्टली हमारी अटेंडेंस पे इफेक्ट करता है। एंड व्हेन वी मिस अ लेक्चर, तो लेक्चर्स लाइक हमारे वो हो जाते हैं कि हम लोग अटेंड नहीं कर पाते, और उसका हमारे लाइक असाइनमेंट्स पे, फाइनल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक यहाँ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बिकॉज वी ब्लेम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बट हम अपना पार्ट प्ले करना नहीं चाहते। तो आप कचरा क्यों जला रहे हैं, एंड आप हर जगह कचरा फेंक क्यों रहे हैं? लाइक यहाँ आप देखेंगे कि ढेर लगा हुआ है कचरे का, एंड स्टूडेंट्स फेंक भी रहे होते हैं उसके ऊपर, तो दे थिंक कि ऑलरेडी रखा हुआ है, हम फेंक दें तो क्या होगा। फाइंड अ डस्टबिन, वहाँ जाके फेंको। एंड आई थिंक इसके लिए कैंपेन्स होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स लाइक अपना टाइम निकालें, एक ग्रुप्स बनाएं, वो कचरा उठाएं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची यूनिवर्सिटी में आप आती जाती हैं रोज़ाना, किस तरीके से आप देखती हैं कि स्टूडेंट्स को पॉल्यूशन जो है मुतासिर कर रही है? कराची यूनिवर्सिटी में एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अगर हम बात करें तो आजकल ड्यू टू कंस्ट्रक्शन हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा, और मास्क पहनने की अवेयरनेस और ये सब चीज़ें नहीं है, जबकि ये यूनिवर्सिटी का भी कहीं ना कहीं बनता है कि वो स्टूडेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस दें, या एटलीस्ट वो खुद ये चीज़ें प्रोवाइड करें। वॉक थ्रू गेट्स जैसे लगाए हुए होते हैं, सैनिटाइजेशन वगैरह भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल एयर पोल्यूशन ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। अच्छा, ये बताइएगा मरीन पोल्यूशन जो होती है, आबी पोल्यूशन, उससे आबी हयात को कितना ख़तरा होता है? प्लास्टिक, हम जो इंसान हैं, हम पिकनिक पॉइंट्स वगैरह पे जा रहे हैं, हम प्लास्टिक छोड़ के आ जाते हैं, पैकेट्स यूज़ करके वहीं पे फेंक के आ जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे जानवर होते हैं जो उन प्लास्टिक्स को इनगल्फ कर लेते हैं, जो उनकी डाइजेशन नहीं होती फिर, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और कुछ होते हैं जो छोटे जानवर, जो मेरीन के छोटे जानवर होते हैं, वो उन प्लास्टिक के बैग्स में अंदर चले जाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी जो है इंडेंजर हो जाता है वो। अच्छा, ये बताएं कि क्या क्या पॉल्यूशन के मेन मसाइल हैं जो आप समझते हैं आवाम को, जिनकी आगाही बिल्कुल भी नहीं है? कराची में जो मेन पॉल्यूशन हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, फिर वाटर पॉल्यूशन है, और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सेपरेट हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जैसे कि हमारा एक ही सिस्टम है जिसके अंदर हमारा जो बारिश हो रही है उसका भी पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर फिर हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी जा रहा है, फिर हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है सारा वो भी जा रहा है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपके ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं कराची में 3 ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें से सिर्फ एक काम कर रहा है, 2 बंद हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जब इतना सारा फ़्लो होगा वाटर का तो वो उसको ट्रीट करना फिर वो मुश्किल है। और प्लस दूसरी बात ये है कि एयर पॉल्यूशन, जिसकी वजह से अगर मैं आपको मिसाल दूँ, यूनिवर्सिटी रोड पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर जो इतना बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारे कराची यूनिवर्सिटी का पहले एज़ कम्पेयर टू जैसे 2 साल पहले और टेम्परेचर डाउन होता था, बट उसकी वजह से ये टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ हुआ है, इसमें भी फ़र्क पड़ा है। प्लस लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, प्लस ट्रैफिक का मसला, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कचरा जलाने का रिवाज जो है कराची में बहुत कॉमन है कि लोग कचरे को जलाते हैं बजाय उसे प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने के, तो उससे कितने मसाइल होते हैं? उससे भी काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक पोल्यूशन की, तो प्लास्टिक जब जलता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है, और हमारे यहाँ पर कराची में तो बहुत आम कर दिया, कहीं पर भी जहाँ पर भी देखें जहाँ पर कचरा ज़्यादा उसको जला देते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम लोग एक सबका अलग अलग डस्टबिन बनाएं, प्लास्टिक का अलग बनाएं, पेपर का अलग बनाएं और ऑर्गेनिक मैटर का अलग बनाएं, ताकि सबको पता चले कि जो प्लास्टिक है उसको अलग उसमें डालें, ताकि वो हम दोबारा रीयूज़ कर सकें।
इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अवेयरनेस नहीं है लोगों में, वो जला देते हैं उनको नहीं पता कि बाद में कितनी चीज़ें हार्मफुल हैं उनके लिए। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से मज़ीद आगाही के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया कराची के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ प्रोग्राम में, और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट डॉक्टर आमिर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि सर बताइएगा किस तरीके से जो है कराची में मुख्तलिफ़ अक़साम की आलूदगी है जो शहरियों को मुतासिर कर रही है, और कितनी आगाही आप देखते हैं कि लोगों को है इस हवाले से। देखिए, कराची जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलाइज सिटी भी है, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो हमेशा से ज़्यादा ही रही है बाकी शहरों के मुकाबले में। अगर हम मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो मेजर इश्यूज़ हैं उसमें एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे शहर में, और इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें हर तरफ कचरा नज़र आता है। ये वो हॉट स्पॉट पॉल्यूशन के टॉपिक्स हैं जिस पर कराची जो है हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता आया है, और अल्टीमेटली हम क्लाइमेट चेंज की जद में भी आए हैं, तो कराची में भी आप देखते हैं कि हीट स्ट्रोक और टेम्परेचर राइजिंग के जो इश्यूज़ हैं वो भी हमें नज़र आते हैं। अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो कराची की एयर क्वालिटी जो है वो समुंदर की वजह से डाइल्यूट हो जाती है, और उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कराची जो है वो टॉप 10 सिटीज़ में आता है। कभी कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाता है, कभी पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है, और जैसा कि कराची में गुज़िश्ता कई महीनों से तरक्याती काम भी जारी हैं, और उस तरक्याती कामों की वजह से और काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम जो है, हाई राइज बिल्डिंग्स का भी काम चल रहा है, तो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली PM10 और PM2.5 जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें तो टूटी फूटी सड़कें होने की वजह से और हैवी ट्रैफिक जैम्स होने की वजह से लोग अब ट्रैफिक जैम में जब फंसते हैं तो नॉइज़ पॉल्यूशन के साथ साथ एयर पॉल्यूशन में जो दूसरा क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने बात की तरक्याती मंसूबों की, तो शजरकारी का भी एक अहम किरदार रहता है कि एनवायरनमेंट को साफ़ करे, तो जब तरक्याती मंसूबे बनते हैं तो दरख्तों को सबसे पहले काटा जाता है, तो क्या आप देखते हैं, कुछ आपने ऑब्जर्व किया, कोई फाइंडिंग्स हैं कि कितने दरख्त कटते हैं और कितने नए लगाए जाते हैं, उस तरफ तवज्जो दी जाती है? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आप तरक्याती काम करें तो दरख्तों को काट दें, लेकिन अभी जो कुछ मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट रेड लाइन और इस तरह के ग्रीन लाइंस वगैरह के जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, तो इसमें एक अच्छी बात जो है वो ये है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को इस तरह किया है कि उन दरख्तों को काटने के बजाय जड़ समेत निकाल के उसी की सराउंडिंग में उस दरख्त को जो है लगा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और दरख्त को काटना बहुत आसान होता है, उस दरख्त को लगाना और उसको परवान चढ़ाना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। हमें इस बात की अहमियत को समझने की ज़रूरत है कि ये दरख्त जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें मज़ीद अभी जो है वो ट्री प्लांटेशन करने की ज़रूरत है कि ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब कहीं एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो टेम्परेचर को बढ़ाने का बाइस बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्टेप है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज को कम करने का। दरख्त लगाकर हम टेम्परेचर को बैलेंस कर सकते हैं और कुछ पॉल्यूशन के लेवल्स को भी हम कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये भी पूछना है कि दरख्त होते हैं तो परिंदों के आशियाने होते हैं, लेकिन जब दरख्त कटते हैं तो परिंदे, जाहिर सी बात है, वो कम होते जा रहे हैं। कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, विदाउट NOC बन रही है, उससे माहौल पे कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, मेगा सिटीज़ में तरक्याती काम होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम काम पहले शुरू कर देते हैं, प्लानिंग हमारी बाद में होती है। आपने परिंदों की बात की, तो अगर आप कराची यूनिवर्सिटी का इस वक्त एक विज़िट करें तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नज़र आएगी और आपको वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीशीज़ नज़र आएंगी। लेकिन कराची में शहर की हम अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में बर्ड्स की स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पॉल्यूशन भी है। और पॉल्यूशन के साथ साथ हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स बन गई हैं, हैवी लाइट्स होती हैं, तो वो परिंदे जो होते हैं वो फिर अपना घोंसला छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। एक और वजह जो मैं समझता हूँ वो मोबाइल फ़ोन्स के जो टावर्स हैं, आप अगर सर्च करें तो आपको इंटरनेशनल रिसर्च मिलेगी कि ये जो मोबाइल के टावर्स होते हैं, इनके सिग्नल्स जो होते हैं ये बर्ड स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स काउंट जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये वाला भी एक इशू जो है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि आबी आलूदगी का भी एक किरदार है। यहाँ पे हमारे ड्रेनेज सिस्टम का कोई निज़ाम फ़ाल नज़र नहीं आता। आए रोज़ जब भी बारिशें होती हैं तब भी जो है सूरत हाल संगीन होती है। इस हवाले से क्या होना चाहिए ताकि माहौल को जो है बेहतर बनाया जा सके?
देखिए, इस पे तो हमारी काफ़ी सारी स्टडीज़ मौजूद हैं। कराची को बेसिकली हम कराची का जितना भी अनट्रीटेड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो हम मलीर और लियारी रिवर के ज़रिए हम समुंदर में डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से मैरीन पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। और ट्रीटमेंट जो है वो हमारे यहाँ बहुत कम ही नज़र आती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स हों। तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी वाटर की जो रिसोर्सेज हैं ना उसको भी पॉल्यूशन की नज़र कर चुके हैं। अगर आप गौर करें, गिजरी क्रीक पे, कोरंगी क्रीक पे, रेडी क्रीक पे, ये रिवर इंडस की क्रीक्स हैं, और हमने इसमें सारा अनट्रीटेड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डंप करके इसको हमने गटर के पानी में तब्दील कर दिया। इवन जो अभी मैंने नाम दिया मलीर रिवर, लियारी रिवर, ये भी साफ़ पानी के दरिया होते थे, लेकिन हमने भी इसको नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम के तहत सारा गंदा पानी इसमें बहा दिया। तो मैं समझता हूँ कि वाटर को रीयूज़ और रिसाइकिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका शुमार वाटर स्कार्स कंट्री में होता है। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together. यूँ तो आलूदगी की बहुत सी इकसाम है जो कि इंसानी सेहत को मुतासर करती हैं, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की कि किस तरीके से वो क़ुव्वत समात को मुतासर करती है और इंसानी ज़िंदगी पे किस तरीके से असरअंदाज होती है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसर सज्जाद। उनसे हम पूछेंगे, सर ये बताइएगा कि कराची में नॉइज़ पोल्यूशन हर इलाके में मौजूद है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके और इससे किस तरीके से आप देखते हैं कि इंसान जो आवाम है वो मुतासर हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को ये मालूम है कि फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ख़राब है। शोर की आलूदगी जो है लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि शोर भी हमारी सेहत को ख़राब कर सकती है, बल्कि ख़राब क्या जानलेवा साबित हो सकती है ये लोगों को नहीं पता है। अब शोर की आलूदगी में अगर कोई शख्स रहता है मुस्तकिल बुनियाद पे, तो सबसे पहले जैसे कि आपने जिक्र किया कि समात पे उसका असर पड़ता है, और समात पे जब असर पड़ता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सुनने की सलाहियत कम होती जाती है। फिर वो कुछ अरसे के बाद, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद उसको लोग बताते हैं कि क्या हो गया भाई, बहरे हो गए हो कि सुन क्यों नहीं रहे हो। और जब हमारे पास आता है, हम टेस्ट करवाते हैं, तो पता चलता है कि इसको अच्छा खासा समात की प्रॉब्लम है और समात कम हो गई है। हम साउंड को जो कैलकुलेट करते हैं वो डीबी में करते हैं, यानी कि 85 डीबी तक अगर कोई बात कर रहा है तो वो बर्दाश्त हो जाता है, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन 85 डीबी से ज़्यादा अगर कोई काम का कोई शोर है और वो मुस्तकिल बुनियादों पे है तो उसको डैमेज करेगा। और अगर जैसे कि हमारा एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब स्टार्ट होता है तो 160 डीबी तक जाता है। अगर वो वहाँ खड़ा रहेगा बार बार तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से जो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो कि जब स्टार्ट होते हैं और जब उसका इंजन शोर करता है तो वो 100 तक चला जाता है, जो कि नुकसान करते हैं। बाज़ दफ़ा तो 110, 120 तक जाता है। आपके पास जो किस एज ग्रुप के लोग हैं जो शोर की आलूदगी से मुतासर होकर आते हैं, और ख़ास तौर पे आपकी अपनी फाइंडिंग्स क्या है कि किन एरिया से बिलोंग करते हैं? आया वो बिल्डिंग्स में रहते हैं या किसी बैंक्वेट वाले एरिया के पास रहते हैं जिससे वो ख़ास तौर पे मुतासर होकर इस स्टेज पे पहुँचते हैं? देखिए अनम, बात सारी ये है कि ये स्टैटिस्टिक्स हम नहीं बना सकते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। ये एक तरह से स्लो पॉइजनिंग है। अब बहुत से लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, जनरेटर भी चल रहा है, लेकिन उसकी वजह नहीं है। वो शख्स किसी फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे, तो उसको कान के अंदर ईयर प्लग होना चाहिए जब वो फैक्ट्री में होता है, लेकिन वहाँ पे उसको नहीं मिलता। वो बेचारा फैक्ट्री के अंदर होते होते उसकी जो समात है वो कमज़ोर हो गई है और बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। इसी तरह से जो लोग जनरेटर के पास बैठे होते हैं, वो लाइट बार बार हर 2 घंटे के बाद चली जाती है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो फील नहीं कर रहा और हमारे पास आके ये बताता भी नहीं है कि जी वो हम जनरेटर के पास रहते हैं या मैं फैक्ट्री में काम करता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि लोगों के साथ इस तरह की हिस्ट्री लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो होते हैं हमारे पास आते हैं, यंग लोग आते हैं या बूढ़े लोग आते हैं। तो बूढ़े लोग तो जाहिर है उनमें डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, उम्र के साथ साथ समात कम हो जाती है, तो उनको जब टेस्ट कराते हैं तो वो पता होता है। लेकिन हाँ, आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो यंग लड़के हैं, ख़ासकर जो कि बहुत तेज़ वॉकमैन सुनते हैं लगा के और मोबाइल के साथ वो करते हैं, अपना हैंड फ्री लगा के उससे सुनते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, ख़ासकर फीमेल्स में। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है हमारे यहाँ कि लोग इस तरह से करते हैं। अच्छा, एक तो समात कम होने के बाद जैसे मैंने कहा कि इरिटेबल होते हैं, इरिटेशन हो जाती है, लोग चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद
हाई ब्लड प्रेशर, कि लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन में बढ़ जाता है। इसी तरह से हार्ट अटैक हो सकता है नॉइज़ पोल्यूशन में। तो ये ऐसी बातें हैं कि जो लोग ये समझते हैं उनका पेट ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें लोग इसके अंदर, हमारे यहाँ चूँकि नॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ सेहत के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है और ना ही हम खुद चाहते हैं कि हम अवेयर हो हेल्थ के हवाले से, तो जिसकी वजह से लोगों को ख्याल ही नहीं होता है कि हम शोर की आलूदगी में रह रहे हैं तो हमारा पेट ख़राब हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर हो सकता है, हमें डायबिटीज़ हो सकती है, हमें चिड़चिड़ापन जो गुस्सा आ रहा है वो इसकी वजह हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर यकीनन समाज का बड़ा असर है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ा इशू है जो कि, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो कि मैं बात करना चाहता हूँ, वो है सरकार से रिलेटेड, और वो है प्रेशर हॉर्न। आप देखें कि नॉर्मल होंडा 70 के ऊपर जो है प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है, ऐसा लगता है कोई आपकी गाड़ी के पीछे कोई ट्रक आ गया है। तो ये क्यों बिक रहा है? हुकूमत की जिम्मेदारी, इससे फौरी तौर पे हार्ट अटैक हो सकता है, कोई आदमी घबरा सकता है, कोई आदमी एक्सीडेंट कर सकता है। अब ये इस तरह का हॉर्न है, अभी आप सुन रहे हैं ये हॉर्न बज रहा है बाहर, अभी इस तरह का हॉर्न मुस्तकिल बजाते रहते हैं बस पे, मिनी बसेस पे, कोचेस पे। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की के फ़रोख्त पे, इस तरह की सेल पे, इस तरह के हॉर्न के सेल पे पूरा मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, ताकि ये जो प्रेशर हॉर्न है ये इंसानी दिमाग के लिए, इंसानी जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। अच्छा कैसे साहब, ये बताइएगा आपके पास जो मरीज आते हैं उन्हें शोर की आलूदगी के हवाले से आगाही होती है या नहीं? बिल्कुल नहीं होती। प्लस ये कि ये भी इस पे भी हाईलाइट कीजिएगा कि नौजवानों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि आगे जाके उनके लिए मजीद परेशानियाँ ना हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो बिल्कुल उनको, किसी भी हमारी आवाम को नहीं मालूम कि शोर की आलूदगी भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। एक तो लोगों को समझना पड़ेगा कि शोर जो है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, जिस्मानी तौर से और जहनी तौर से, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि जो आपका दूसरा सवाल है कि क्या करना चाहिए नौजवानों को, तो नौजवानों को उन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए जिससे कि उनकी जो समात है उस पर असर पड़े, या उनके मूड पे असर पड़े, या उनमें चिड़चिड़ापन आ जाए, या उनको ब्लड प्रेशर हो रहा हो तो वो सोचें कि उनको इस जवानी के अंदर शुगर क्यों हो रहा है। वो ये सोचें कि क्या उनके ख़ानदान में किसी को शुगर नहीं है, उनके ख़ानदान में किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि जी आपको तो ब्लड प्रेशर है। तो उसकी वजह क्या है? वो किन माहौल में रहते हैं, किन माहौल में वो काम करते हैं, या किन माहौल पे अगर वो उनका जो दफ्तर जाने का जो सफ़र है वो तकरीबन आधे से पौन घंटा या घंटा हो, तो वो जो रास्ते में और उनका शीशा खुला होता है तो उस दौरान में उनका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together. आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि किस तरीके से बढ़ती हुई आलूदगी ने कराची के शहरियों की ज़िंदगी को असरअंदाज किया है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे अवामिल भी हैं जिससे आलूदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उन मिस्बत अवामिल के हवाले से बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटलिस्ट मौसम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची में आलूदगी के मसाइल तो हम सुनते रहते हैं, कुछ माहौल दोस्त अनासर भी हैं जिससे बेहतरी आई हो माहौल में? अल्लाह ताला ने हमें जितनी नेमतों ने नवाजा है हम शायद उसका कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकें। आपको पता है कि जहाँ समंदर, दुनिया के चंद मुल्क ममालिक में समंदर है, 44 दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिनके पास समंदर भी मौजूद नहीं है। हमारे पास एक खूबसूरत समंदर मौजूद है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, हमारे मौसम को मुतज़िल करता है, हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसको हम ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लिए खूबसूरत समंदर हमारी रिक्रिएशन के लिए मौजूद है। कराची के जो ओपन कोस्ट लाइन का इलाका है उसमें बड़ी खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं, दुनिया की खूबसूरत तरीन बीचेस में मौजूद है, और कुछ ऐसी बीचेस हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर महफूज है। मतलब पैराडाइज पॉइंट से लेकर केप बॉन्स के दरमियान बीचेस अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद हैं, और इंतहाई खूबसूरत बीचेस हैं जहाँ पर जो एनिमल्स मिलते हैं, जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलती हैं। खुले समंदर के अंदर जो हमारा है, दुनिया भर की इतनी सारी स्पीशी मिलती है, शायद लोगों के लिए हैरत की बात हो कि दुनिया की तमाम बड़ी वेल्स, जिनमें ब्लू वेल भी शामिल है,
एक वेल तो सिर्फ पाकिस्तान, ईरान, ओमान और इंडिया के दरमियान मिलती है, जिसे अरेबियन हमबैक वेल कहते हैं। उसकी पॉपुलेशन में डॉल्फिन्स और वेल्स की तमाम पॉपुलेशन को स्पीशीज़ को काउंट करें तकरीबन 25 किस्म की मछलियाँ हमारे पास मिलती हैं, ये वेल्स और या डॉल्फिन मिलती हैं। और ये अगर आपका इनको समुद्र में देखें और आप फिर मशहूर होकर रह जाते हैं इनको देखते हुए, इनको खाते हुए, इनको चलते फिरते हुए। इसके अलावा जानवरों की जो इक़सामात हैं, जैसे लोग टर्टल से वाकिफ़ हैं, लेकिन जायंटिक एनिमल्स, वेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली बहुत बड़ी तादाद में इस इलाके में मिलती है कराची के पास। इसके अलावा जायंटिक मछली जिनका हजम जो है वो तकरीबन कोई 12 और 14 फुट का होता है, जैसे इसमें हम मोबिलिट का एक ग्रुप है जो शार्क से रिलेटेड है। इसी तरह सनफिश कहलाती है, जायंटिक मछलियाँ भी मिलती हैं और बिल्कुल छोटी मछलियाँ जो 1 इंच की होती हैं वो भी हमारे पास मिलती हैं। इस दरमियान हमारे पास इन बिटवीन तमाम किस्म की मछलियाँ मिलती हैं। कुछ को हम अपने ग़िज़ा के लिए खाते भी हैं और कुछ को हम नहीं खा सकते क्योंकि वो खाने के लिए नहीं होती हैं। इसी अलावा मछलियों के अलावा जो जानवरों की इक़साम है उसका भी हम तस्वर नहीं कर सकते कितने किस्म के जानवर मिलते हैं। जो हमारी एस्टीमेट है, अभी तक हमने जो स्टडी की है, तकरीबन 6500 किस्म के जानवर कराची और उसके इर्द गिर्द मिलते हैं समंदर के अंदर। अच्छा सर, एक बहुत चीज़ काबिल ज़िक्र रहती है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। कराची में हम देख रहे हैं कि मौसम जो है गर्म से गर्म तरीन हो जाता है गर्मियों में, तो इस हवाले से कोई पॉजिटिविटी आप देखते हैं कि कुछ है जो मौसमी तब्दीली के हवाले से आप बात करें कि कुछ बेहतरी आई हो? ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज अब एक फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ माहौल पे ज़रूर है। लेकिन ये माहौल को रोज़ाना के माहौल पे इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे हमारे पास साइक्लोन की तादाद में इजाफा हो गया, गुज़िश्ता अगर 10 साल के दरमियान देखें तो कई साइक्लोन पाकिस्तान की साहिल से टकरा चुके हैं। लेकिन वेदर के एक्सट्रीम्स भी बढ़ गए हैं। ज़्यादा सर्दी का होना और ज़्यादा गर्मी का होना भी एक इवेंट है जो ज़्यादा हो गया और इन तमाम चीज़ों का असर फिर जानवरों पर, एनिमल्स पर, हम पे भी पड़ता है। बहुत सारी बीमारियों इससे पहले नहीं थी, मसलन डेंगू फीवर पाकिस्तान में मौजूद नहीं था और लोग उसको क्लाइमेट से रिलेट करते हैं। इसी तरह चिकनगुनिया को भी इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं। तो कुछ बीमारियां भी आई हैं, लेकिन कुछ माहौल में, जैसे सर्दी कराची में थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए इतने इवेंट्स नहीं थे जितना इस तरह सर्दी ज़्यादा है। बारिशों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, लेकिन बारिश कराची बेसिकली एरिड जोन है, तो यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी किस साल ज़्यादा होती, कम होती, लेकिन एवरेज हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए हमारे पास ग्रीनरी कम है। लेकिन ये तमाम चीज़ों के बावजूद होने के लिए अल्लाह ताला ने नियमतों में कमी नहीं की। अगर कहीं पर हमें बारिशें नहीं होती हैं तो हमारा समुद्र हमारे पास रिच मौजूद है, समुद्र के साथ हमारे पास मैंग्रोव का जंगल मौजूद है। हमारे पास मैंग्रोव के जंगल के अंदर हज़ारों किस्म के एनिमल्स मिलते हैं, परिंदों की इक़साम मिलती है। तो कुदरत ने जहाँ पर अगर हमें कहीं माहौल में कुछ चीज़ कमी कर दी तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला उसे कंपनसेट करता है। आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि किस तरीके से माहौलियाती आलूदगी कराची के शहरियों की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान अना मशकूर को दीजिए इजाज़त। जल्द क्लाइमेट चेंज के हवाले से किसी और नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together.